हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज में ये अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस लेक्चर को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, और हाँ, ये सारी बातें तो पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं, इन सारी बातों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फिर भी देखिए, इन सारी बातों को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट डाउन कर ही दिया है ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए एक बार फिर से जल्दी से इन सारी बातों को डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों की असफलता की बात की जाए कि आखिर फ्रांसीसी जो है ये भारत में असफल क्यों हो जाते हैं, वही अंग्रेज जो है ये सफल हो जाते हैं। देखिए, यूरोपियों की बात की जाए तो यूरोपियों में सर्वाधिक जो सफल होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सफल होते हैं वो कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। खैर, चलिए हम यहाँ फ्रांसीसियों की बात करते हैं। फ्रांसीसियों की बात की जाए कि आखिर फ्रांसीसी जो हैं ये भारत में असफल क्यों हो जाते हैं, इनकी असफलता के पीछे कारण क्या है। तो इन कारणों में सर्वप्रमुख कारणों में एक कारण तो ये हो जाते हैं आपको आर्थिक कारण। आर्थिक रूप से बात की जाए तो अंग्रेज जो थे ये काफ़ी संपन्न थे, बट फ्रांसीसियों की बात की जाए तो ये आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे जितने कि अंग्रेज थे। वही कंपनी के स्वरूप की बात की जाए तो देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसकी वजह से इनके जो कर्मचारी अधिकारी थे ये पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करते थे। बट फ्रांसीसियों की बात की जाए तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, तो इनके जो कर्मचारी अधिकारी थे उतनी लगन और निष्ठा के साथ काम नहीं कर रहे थे जितनी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी कर रहे थे। वही मानसिकता थी जो आजकल मानसिकता है सरकारी कर्मचारी की, मतलब सरकारी नौकरी का मतलब ये हुआ कि काम कम करना पड़ेगा, ये मानसिकता होती है ना, तो वही मानसिकता वहाँ पर थी, निष्ठा लगन की कमी थी। तो एक कारण ये हो जाता है कंपनी के स्वरूप को आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर एक बलंडर होता है फ्रांस के द्वारा, डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, डुप्ले की फ्रांस वापसी, इसकी जगह पर किसको भेजा जाता है? लाली को। तो फ्रांस को डुप्ले को वापस बुलाना एक कारण हो गया इनकी असफलता का, और डुप्ले की जगह पर किसको भेजना? लाली को। मतलब अगर डुप्ले को वापस बुलाया गया था तो डुप्ले से योग्य गवर्नर या फिर सेनापति को भेजना चाहिए था, बट लाली को भेजा जाता है जो कि एक अदूरदर्शी व्यक्ति था, एक कटुभाषी व्यक्ति था, क्रोधी था, तो अधिकारियों के साथ उसका समन्वय नहीं बैठ पा रहा था। ठीक, ये सारी बातें हैं, बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा। डुप्ले की वापसी कारण हो गया एक, लाली की अदूरदर्शिता, लाली को ध्यान रख लीजिएगा, काउंट डी लाली। ठीक है, लाली ने गाली वाला काम कर दिया। देखिए, उसके बाद ये देख लीजिए यूरोपीय राजनीति। यूरोपीय राजनीति की बात कर ली जाए, ये देख लीजिए पहले विलियम पिट की बात की जाए तो ये इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था। तो इसने क्या किया कि वहाँ पर ऐसा सैन्य अभियान छेड़ा जिसकी वजह से जो फ्रांसीसी थे वहीं पर यूरोप में ही उलझ कर रह गए, यूरोप में ही उसको उलझा कर रख दिया इसने, विलियम पिट ने। ठीक, तो एक कारण तो ये हो जाता है विलियम पिट की नीति। अब देखिए, इसी नीति को कोरिलेट करके यहाँ देख लीजिए यूरोपीय राजनीति। यूरोप में बहुत सारे युद्ध छिड़ जाते हैं, बहुत सारे युद्ध में ये उलझ कर रह जाता है। कौन? फ्रांस, जिसकी वजह से ये इधर कमज़ोर पड़ जाता है भारत में। तो ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद देख लीजिए, अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना थी, जो उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनमें परस्पर सहयोग की भावना थी। उसके बाद एक कारण लास्ट में ये देख लीजिए कि फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना। निश्चित रूप से उस समय बात की जाए तो समुद्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति थी, जिनका समुद्र पर अधिकार था वो सफल हो सकते थे आसानी से, क्योंकि समुद्र से ही सब कुछ हो रहा था ना, समुद्र से व्यापार हो रहा था, आना जाना समुद्र के माध्यम से आसानी से हो पा रहा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना एक कारण हो जाता है। समुद्र शक्ति उस समय अहम रोल निभा रही थी। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे साल्ट पीटर अर्थात शोरा की बात की जाए तो शोरा का प्रयोग आपको पता है कि इसको बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा था, और जहाज़ों को संतुलित करने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि इसमें भार होता है, इसमें जो वजन होता है उसको उसका उपयोग करते हुए जहाज़ों को संतुलित करने में भी साल्ट पीटर शोरा का प्रयोग किया जा रहा था उस टाइम। ठीक है, और बारूद बनाने में तो किया जा ही रहा था, आपको पता है। और पटना की बात की जाए तो ये शोरा के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि अफीम, यहाँ लिख ही दिया है मैंने, अफीम और शोरा की बात की जाए तो इसका जो प्रमुख उत्पादन केंद्र था वो कौन था? बिहार था उस समय। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चटगांव की बात की जाए, अभी पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश में पड़ेगा। तो चटगांव की बात की जाए तो पुर्तगाली इसको क्या बोलते थे? हतंदक चौतज। क्या बोलते थे? हतंदक चौतज बोलते थे पुर्तगाली किसको? चटगांव को। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, डच जो है, डच क्या करते हैं? पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि में किसका निर्माण करते हैं? फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं। किसको हराकर? पुर्तगालियों को हराकर। कौन? डच। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पर? कोच्चि में। उसके बाद देखिए, पौंडीचेरी पर जो कब्जा किया जाता है, सबसे पहले किसके द्वारा कब्जा किया जाता है पौंडीचेरी पर? यहाँ पर मैंने पी से लिखा है, पुर्तगाल के द्वारा। उसके बाद डी से डच,
उसके बाद एफ से फ्रांस, फिर अंग्रेज। तो क्रम से मैंने यहाँ पर लिख दिया पीडीएफ। ये पीडीएफ तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा, पीडीएफ पुर्तगाली, डच, फिर ये फ्रांसीसी। आप समझ पा रहे हैं इन सारी बातों को। हाँ, उसके बाद जो प्रथम नगर निगम की बात की जाए, आधुनिक भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर होती है? मद्रास में होती है 1688 में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी थी जिसका नाम क्या है? लीवेंट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में इसको चार्टर मिलता है, अधिकार पत्र मिलता है 31 दिसंबर 1600 को। ये बात आपको पता है। बट यहाँ पर देखिए, इसके पहले ये समुद्र मार्ग से इनको अधिकार मिलता है, समुद्र मार्ग से ये जाते हैं। बट लीवेंट कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी है, इनको स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलता है कब? 1593 में, 1593 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 1593 में स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार किस कंपनी को मिला था? चार्टर लीवेंट कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है ये, लीवेंट कंपनी, ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समुद्र के रास्ते से व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष होता है। इन्होंने जो बाकी यूरोपीय शक्तियाँ थी, अंग्रेजों की बात की जाए, बाकी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनका सूफड़ा तो साफ ही कर दिया था लगभग। एक आखिरी शक्ति बच रही है मुख्य रूप से फ्रांसीसियों का सूफड़ा साफ कर देंगे। उसके बाद ये एक एक करके भारत में जो इनके प्रतिद्वंदी सामने आते जाएंगे, समय समय पर मौका देखकर उनको साइड करते जाएंगे। जैसे प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद बंगाल पर उनका आधिपत्य हो जाएगा, बंगाल को साइड में कर देंगे। फिर उसके बाद मैसूर आता है, मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। फिर मराठाओं को शांत कर देंगे, फिर सिखों को शांत कर देंगे। समझ पा रहे हैं इन सारी बातों को? तो एक एक करके ये मौका देखकर, समय देकर शांत करते जा रहे हैं। तो एक एक करके सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात कर लेते हैं पहले। इनके बीच जो संघर्ष होता है, देखिए, एक मिनट, ये ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ये कब प्रारंभ होता है? 1740 में, 1740 में। ध्यान रखिएगा, 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। किनके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया यूरोप में है। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? यूरोप में है। तो उसके उत्तराधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है कब? 1740 में। और इसी युद्ध का विस्तार है प्रथम कर्नाटक युद्ध। मतलब वहाँ तो लड़ ही रहे थे, उसके बाद लड़ते लड़ते यहाँ पर इनको कर्नाटक में युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये 1746 से 48 का टाइम पीरियड आप थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये जो युद्ध समाप्त होता है कब? इस संधि के द्वारा समाप्त होता है एक्स ला शापेल। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध प्रारंभ होता है 1740 में, ये समाप्त किस संधि से होता है? एक्स ला शापेल। तो इसी का विस्तार था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो जब ये संधि होती है तो कर्नाटक युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ ये भी युद्ध समाप्त हो जाता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहली जो संधि होती है एक्स ला शापेल, ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त होता है किस संधि के साथ? एक्स ला शापेल, और डेट भी 1748 में। ठीक है, परिणाम की बात की जाए तो देखिए, ये एक अनिर्णायक युद्ध होता है, मतलब हार जीत का फैसला नहीं होता है। संधि के द्वारा, एक्स ला शापेल संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों को मद्रास वापस कर देते हैं। कौन? फ्रांसीसी जो अंग्रेजों से मद्रास ले लिए थे, फिर से वापस कर देते हैं अंग्रेजों को। किस युद्ध के बाद? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद। बाकी आप संधि जरूर ध्यान रख लीजिएगा ये। उसके बाद दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रख लीजिएगा, 1749 से 54। और ये जो युद्ध समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि से 1754 में। ये लास्ट जो यहाँ पर ईस्वी दिया हुआ है ना, तो लास्ट में जो दिया हुआ है वहीं संधि होगी ना, इसी टाइम में संधि होगी ना। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो पौंडीचेरी की संधि कब होती है? 1754 में होती है। इसमें होता क्या है कि अंग्रेजों का प्रभाव बढ़कर सामने आता है, क्योंकि देखिए 1754 में, यह 54 दिख रहा है ना आपको, 1754 में क्या किया जाता है ना कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। काउंट डिलाली को भेजा जाता है। काउंट डिलाली क्या करता है? उतना योग्य ये सेनापति नहीं होता है, तो ये क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। तो वही संधि हो जाती है, पौंडीचेरी की संधि हो जाती है। ठीक, तो अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ जाता है। किस वजह से? डुप्ले की वापसी की वजह से और काउंट डी लाली के आगमन की वजह से। तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जो विजित प्रदेश होते हैं, जो एक दूसरे के प्रदेश ये जीते होते हैं, उनको वापस कर देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बाकी ये संधि आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटक जो युद्ध होता है ना, ये एक सप्तवर्षीय जो युद्ध शुरू होता है यूरोप में। सप्तवर्षीय युद्ध देख लीजिए, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 56 से 63, मतलब 1756 से लेकर 63 तक 7 वर्ष, ये दिख रहा होगा आपको। तो सप्तवर्षीय जो युद्ध होता है उसी का ये अंश होता है,
उसी का ये अंश होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। कैसे ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसी का ये अंश था प्रथम कर्नाटक युद्ध, वैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, उसी का अंश होता है कौन, तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और 63 में पेरिस की संधि के द्वारा, 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है। बट इसके बीच में एक युद्ध होता है। ये सारी बातें हमने पहले कर ली हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध होता है। 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व कौन प्रदान करता है, जनरल आयरकुट, और फ्रांसीसी सेना की तरफ से काउंट डी लाली। जीतता कौन है, अंग्रेज विजयी होते हैं। तो यही इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के अंतर्गत 1758 से लेकर 63 यहाँ दिया हुआ है ना, तो 1760 तो इसके बीच में ही आएगा ना। तो वांडीवाश का युद्ध जो होता है वो अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इसी युद्ध के साथ, वांडीवाश के युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी जो होते हैं ये निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं। फिर कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है 1763 में। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, 1763 में पेरिस की संधि होती है। उसके बाद जो अंग्रेज और फ्रांसीसी होते हैं इनके बीच संघर्ष जो होता है ये समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद होगा क्या। यहाँ पर देखिए यूरोपीय जो भी कंपनियाँ थी इनको ये शांत कर देते हैं, उनका सूफड़ा साफ कर देते हैं, इनको बिल्कुल साइड कर देते हैं। अब इनकी बारी होती है जो भारत में इनके प्रतिद्वंदी सामने उभर कर आते हैं, जैसे कि बंगाल के नवाब हो गए, या फिर जो मुगल बादशाह थोड़ी बहुत जो उनकी शक्ति बची हुई थी, या फिर मैसूर हो गया, मराठा हो गए। ठीक, तो इनको शांत करना बाकी था। तो एक एक करके ये क्या करते हैं, टाइम पर मौका देकर शांत करते जाते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध की। चलिए यहाँ पर आ जाइए, प्लासी और बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। तो इन युद्धों को देखने से पहले बंगाल के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले बंगाल के बारे में जान लीजिए। तो बंगाल की बात की जाए तो देखिए बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और देख लीजिए ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मुगलों के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त ये अंतिम गवर्नर था कौन, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, बंगाल की गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था बंगाल के, बाद में इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है कौन, मुर्शिद कुली खान। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, मुगलों के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त ये अंतिम गवर्नर था, और स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की जाती है बंगाल के द्वारा, किसी के द्वारा की जाती है, इसी के द्वारा कर दी जाती है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल का जो पहला नवाब बनता है वो कौन बनता है, मुर्शिद कुली खान। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1720 से लेकर 1740 तक। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये आता है, उसके बाद आता है शुजाउद्दीन। ये मुर्शिद का दामाद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्रम से लिखा है तो बस नाम लिख दिया है। उसके बाद आता है सरफराज खान। ये शुजाउद्दीन जो है ना इसका पुत्र होता है। हाँ, इसके बाद जो नवाब आता है बंगाल का वो कौन आता है, अली वर्दी खान। तो ये योग्य नवाब था, ये आप नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1756 तक। इसकी 3 पुत्रियाँ होती हैं, पुत्र एक भी नहीं होते हैं, 3 पुत्रियाँ होती हैं। 3 पुत्रियों में जो सबसे छोटी बेटी होती है ना, सबसे छोटी का पुत्र होता है, सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र होता है वो कौन होता है, सिराज, अर्थात सिराजुद्दौला। वही क्या बनेगा, इसके बाद नवाब बनता है, सिराजुद्दौला नवाब बनता है 1756-57 टाइम पीरियड में ये नवाब रहता है। हाँ, इनके जो विरोधी होते हैं, ये जब नवाब बन के आता है तो इनके विरोध में भी लोग आते हैं, जैसे इनकी जो चाची होती है घसीटी बेगम, इनके जो चचेरे भाई होते हैं शौकत जंग, उसके बाद मीर जाफ़र हो गया, ये सब इनके विरोधी होते हैं। तो ये बस नाम ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट रिवीजन के क्रम में देखते रहिएगा। उसके बाद होता क्या है, सिराजुद्दौला की बात कीजिए। देखिए सिराजुद्दौला ही तो है जिसके बीच मतलब प्लासी का जो युद्ध होगा जिसमें सिराजुद्दौला होगा, उसके नेतृत्व मीर जाफ़र, राय दुर्लभ या फिर यार लतीफ़ होंगे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सिराजुद्दौला जो नाम है ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने आपको बोला है। देखिए तो सिराजुद्दौला की बात आई है तो एक युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी उस समय पूर्णिया में पड़ता था, वर्तमान में ये कटिहार में पड़ता है। मनिहारी का युद्ध होता है 1756 में। तो वहाँ पर ये शौकत को पराजित करता है, शौकत जंग को पराजित करता है, यहाँ पर लिखा है शौकत जंग, इसको पराजित कर देता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, मनिहारी का जो युद्ध है। उसके बाद ये अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जो शुरू करता है, देख लीजिएगा यहाँ पर। उस युद्ध में सबसे पहले ये क्या करता है, कासिम बाजार में जो इनकी फैक्ट्री होती है, कासिम बाजार फैक्ट्री, इस पर कब्जा करता है। उसके बाद फोर्ट विलियम जो है उस पर कब्जा करता है, फोर्ट विलियम। कब, 20 जून 1756 को। और फोर्ट विलियम में ही एक कोठरी होती है, एक हॉल होता है जिसको ब्लैक होल के नाम, एक हॉल होता है जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। जब ये फोर्ट विलियम पर हमला करता है ना, कब्जा करता है,
तो यहाँ के जो अंग्रेज होते हैं ये भागकर कहाँ पर चले जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर भागकर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर। उसके बाद फोर्ट विलियम पर जो कब्जा किया करता है उसमें 20 जून 1756 को क्या करता है, एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। 146, एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है, जिसमें से अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित निकलते हैं। 23 अंग्रेज ही जीवित निकलते हैं, जिसको ब्लैक होल या फिर काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, किसके टाइम का है, सिराजुद्दौला के टाइम का है। ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा ये काम किया जाता है, कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसको काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद होता क्या है कि ये युद्ध छेड़ने के बाद मतलब कासिम बाजार फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जाता है, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद मद्रास से अंग्रेज अधिकारियों को भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर कौन आता है, वाटसन आता है, वाटसन, क्लाइव, देख लीजिए। तो ये आकर अलीनगर की संधि करते हैं। अलीनगर की संधि कब करते हैं, फरवरी, मतलब प्लासी के युद्ध से पहले अलीनगर की संधि होती है 1757 में। प्लासी के युद्ध से पहले, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। किनके बीच, सिराजुद्दौला और जो क्लाइव और वाटसन होते हैं, ये अंग्रेज हो गए, क्लाइव और वाटसन, ये दोनों अलग अलग हैं। क्लाइव और वाटसन संधि करते हैं किसके साथ, सिराज के साथ, अलीनगर की संधि। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो ये आता है, नवाब आता है। हाँ, अगले नवाब से पहले मैं आपको प्लासी का युद्ध बता ही देता हूँ, डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए प्लासी का जो युद्ध होता है, आप देख लीजिए, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। प्लासी की बात की जाए तो ये है कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में पड़ता है, जो कि किस नदी के किनारे है, प्लासी, भागीरथी नदी के किनारे। तो ये बात आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये डेट भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और सिराजुद्दौला की बात की जाए तो इसकी तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मीर जाफर के द्वारा, राजा दुर्लभ राय के द्वारा और यार लतीफ़ खान के द्वारा। तो मीर जाफर, राजा दुर्लभ राय तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा। बट ये क्या करते हैं, इनके द्वारा विश्वासघात कर दिया जाता है, धोखा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या करता है, ये भाग जाता है। भाग कर कहाँ चला जाता है, मुर्शिदाबाद चला जाता है। मुर्शिदाबाद से ये अपनी पत्नी के साथ पटना चला जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बट कुछ दिनों पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, मीर जाफर का जो पुत्र होता है मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। कुल मिलाकर प्लासी का युद्ध हार जाता है सिराजुद्दौला। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात, मतलब अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं, मृत्यु के पश्चात अंग्रेज क्या करते हैं, किसको नवाब बनाकर बैठाते हैं बंगाल की गद्दी पर, मीर जाफर को। टाइम पीरियड आप ध्यान रख सकते हैं 1757 से 60। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 1700, हाँ, तो इसको चूंकि नवाब बनाकर अंग्रेजों ने बिठाया है, तो अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए वो क्या करता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है। किनको, अंग्रेजों को। समझ पा रहे हैं इन बातों को। और ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का प्रथम नवाब जो नियुक्त किया जाता है वो कौन किया जाता है, मीर जाफर ही किया जाता है। तो ये रटने वाली बात ही क्या है, आपको पता है कि 1757 में युद्ध होगा, युद्ध में सिराजुद्दौला होगा। ठीक है, बंगाल का नवाब उस टाइम पर कौन था, सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला जब क्या बोलते हैं, उसकी हत्या होगी या फिर जब पराजित होगा, तो अगला जो नवाब आएगा वो अंग्रेजों के द्वारा ही आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीर जाफर के बाद आपको वो आता है मीर कासिम। मीर कासिम, इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रख लीजिएगा 1760 से 1763 तक। ये मीर जाफर का दामाद होता है। और अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों की बात की जाए तो उसमें सबसे योग्य होता है कौन, मीर कासिम। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक काम क्या करता है कि ये जो है ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट कर देता है, मुंगेर, ताकि ये अंग्रेजों से दूर रह सके और कोई प्लान बना सके, बड़ा प्लान बना सके और अपने आप को संगठित कर सके। इस वजह से ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लेता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद होता क्या है कि एक संधि की जाती है। संधि में ये क्या करता है कि 9% जो है ना वो टैक्स लगाने का प्रयास करता है, किन पर, अंग्रेजों पर। बट वो मानते नहीं है, उस संधि को अस्वीकार कर दिया जाता है कलकत्ता काउंसिल के द्वारा। तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है कि भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दे देता है कि भारतीय व्यापारी जो है ना वो भी टैक्स फ्री काम करेंगे। तो इससे क्या होता है, काफ़ी अपमानजनक महसूस करते हैं अंग्रेज, अपमानित महसूस करते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं इसके प्रति, मीर कासिम के प्रति। जैसे कटवा, गिरिया, उदनौला, 1763 में ये सब छोटे मोटे युद्ध होते हैं जिसमें मीर कासिम पराजित होता है। पराजित होने के बाद ये कहाँ जाता है, मुंगेर भाग जाता है, मुंगेर आ जाता है, मुंगेर से पटना आता है, पटना से ये चला जाता है अवध। अवध में ये संधि करता है किनके साथ, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन है, ये अवध का नवाब होता है उस टाइम। और वहीं पर कौन होता है,
शाह आलम द्वितीय। ये कौन है शाह आलम द्वितीय? मुगल बादशाह। उस समय जो मुगल बादशाह था वो शाह आलम द्वितीय था। तो इनके साथ संधि करता है, किनके साथ? शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, इनके साथ, और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि कौन करता है? मीर कासिम करता है। संधि करने के बाद, संधि क्यों करता है? ताकि फिर से हम अंग्रेजों के साथ युद्ध कर सकें। इसी के बाद एक युद्ध होता है 1764 में, जिसका नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। चलिए उसको देख लेते हैं। तो बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट डेट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। किनके बीच होता है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि मैं बता चुका हूँ अवध का नवाब है ये, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है। तो ये तीनों एक साथ होते हैं, इनके और अंग्रेजों के बनाम अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना। इन तीनों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, ये तीनों एक साथ। और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा। तो ये नाम भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बट अल्टीमेटली अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं, इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके बाद तो अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापित हो ही जाती है। मतलब अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित होती है बंगाल से बक्सर युद्ध के बाद। भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापना कब हो जाती है? बक्सर युद्ध के बाद, जब ये विजयी होते हैं, जब ये जीत जाते हैं बक्सर का युद्ध। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रख लीजिए। जो भी बची खुची साख थी ना मुगल बादशाह की, वो भी धूमिल हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है इस युद्ध के बाद। उसके बाद तो एक एक करके सबको ये साइड करते ही जाएंगे। हाँ, इस युद्ध के बाद 2 संधियाँ होती है, इंपॉर्टेंट, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक होती है, मतलब इलाहाबाद में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। पहली संधि जो होती है वो होती है, क्लाइव संधि करता है किसके साथ? जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो किसके साथ करता है? शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह है उस समय। तो शाह आलम द्वितीय की बात की जाए तो शाह आलम द्वितीय जो है ये कंपनी के संरक्षण में आ जाता है, और कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान कर दी जाती है। दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्शन का अधिकार इनको दे दिया जाता है, राजस्व वसूली का अधिकार इनको दे दिया जाता है। किनको? अंग्रेजों को। राजस्व की वसूली अब अंग्रेज करेंगे। कहाँ की? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। और मुगल बादशाह के लिए 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दिया जाता है। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 26 लाख रुपए इलाहाबाद संधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगली जो संधि की जाती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो की जाती है 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके साथ? अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला के साथ। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी जो संधि की जाती है किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ। और इसमें क्या किया जाता है? जो इलाहाबाद और कोरा था ना, इलाहाबाद कोरा को शाह आलम द्वितीय को देने की बात की जाती है। और कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति, मतलब हर्जाना के रूप में इस संधि के द्वारा, ये जो संधि होती है इसमें देने की बात कही गई। 50 लाख रुपए कौन देगा? शुजाउद्दौला देगा, अवध का नवाब देगा। किसको? कंपनी को। ये अंग्रेज बड़े तेज थे। मतलब जहाँ पर ये कमज़ोर पड़ते थे, इनको लगता था कि ये हावी नहीं हो पाएंगे दुश्मन पर, तो ये झुक जाते थे, नतमस्तक हो जाते थे। बट जहाँ पर ये हावी हो जाते थे वहाँ तो ये नागिन डांस करते थे, सर पे चढ़ के नागिन डांस करते थे, बहुत तेज थे। लगभग हर युद्ध के बाद ये हर्जाना वसूलते थे। चलिए खैर हम बातें कर लेते हैं आगे। देखिए बंगाल में उसके बाद क्या होता है, इस जो बक्सर का जो युद्ध होता है ना, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल का गवर्नर था ये। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है 1765 में। और ये द्वैध शासन कब तक रहता है? 1772 तक। 1765 से 1772 तक रहता है। शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन का मतलब दोहरी शासन, कहने का मतलब दीवानी की बात कर लीजिए। दीवानी अर्थात राजस्व वसूली, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाए, राजस्व वसूली की बात की जाए, तो ये जो अधिकार है, ये जो दायित्व है, किसके पास चला जाता है? कंपनी के पास। मतलब कंपनी का काम है टैक्स को कलेक्ट करना, राजस्व की वसूली करना। मतलब मेन काम ये ले लेते हैं, पैसा वाला काम, जितना पैसा आ रहा है सब कलेक्ट करना, ये अपने हाथ में ले लेते हैं। और जो प्रशासनिक दायित्व है ये किसको दे देते हैं? नवाब को। नवाब के हाथ में दे देते हैं प्रशासनिक दायित्व। बट आपको पता है कि प्रशासन का जो ऋण है वो पैसा ही है, अर्थ ही है, मनी ही है। तो जब तक अर्थव्यवस्था ही ठीक ना हो, प्रशासन कैसे ठीक से चल पाएगा? आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बहुत शातिर दिमाग वाले थे ये, लोमड़ी के दिमाग वाले थे। चलिए उसके बाद, हाँ, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। दीवानी की बात की जाए तो ये कंपनी के हाथ में दीवानी का दायित्व चला जाता है, और प्रशासनिक दायित्व जो जाता है वो नवाब के हाथ में चला जाता है। उप दीवान के रूप में ये किसको नियुक्त करते हैं? बंगाल में नियुक्त करते हैं मोहम्मद रजा खान को। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा, मोहम्मद रजा खान जो है ना, ये बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार होगा। ठीक है, मोहम्मद रजा खान बंगाल का पहला और अंतिम। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद राजा शिताब राय की बात की जाए तो इसको बिहार का उप दीवान नियुक्त किया जाता है।
और राय दुर्लभ की बात की जाए तो इसको उड़ीसा का। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सारे नाम इंपॉर्टेंट्स हैं। और उसके बाद प्रमुख जो दीवानी कार्यालय है ये कहाँ पर स्थापित किया जाता है? मुर्शिदाबाद में किया जाता है और पटना में किया जाता है। उसके बाद 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये जो द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसको समाप्त करने के साथ ही ये जो उपदीवान थे इनका जो पद है ऑटोमेटिकली ये समाप्त हो जाता है। ठीक, इनको पद मुक्त कर दिया जाता है। ये जो दीवानी कार्यालय है, राजस्व बोर्ड है मुर्शिदाबाद पटना में, इनको भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको पता है कि ये प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद मैसूर है, बाकी आप इन सारी बातों को देख रहे होंगे। मैंने बाकी लिखा काफ़ी अच्छे से है ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम मैसूर से बात करेंगे, मतलब मैसूर से आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। मैसूर है, फिर आपको मराठा, सिख है, इन सब की बात करते हुए आगे हम बढ़ते जाएंगे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।